फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। यहाँ क्वेश्चन 1 है, आपको बताना है। इसमें पूछा गया है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन ए जल की शुद्धता, ऑप्शन बी जल की गहराई, ऑप्शन सी जल का बहाव, ऑप्शन डी जल की मात्रा। आपको बताना है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। यहाँ ऑप्शन 4 है, जल का बहाव है, जल की मात्रा है, जल की गहराई है, जल की शुद्धता है। चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल का बहाव। इसका जो क्यूसेक में क्या मापा जाता है, क्वेश्चन 1 है, इसका जो राइट आंसर है वो है जल का ऑप्शन जो सी है, जल का बहाव। और जो क्यूसेक है इसका अर्थ होता है प्रति सेकेंड में 1 घन फुट पानी का बहाव। और इसका जो इस्तेमाल है नदियों में जो बने होते हैं बांध, उसके संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है क्यूसेक का मापने के लिए जल के बहाव को, कि कितना क्यूसेक जल छोड़ा गया। और आपका जो ऑप्शन ए है जल की शुद्धता, इसका जो है, इसको जो हम जल की शुद्धता को बीओडी से नापते हैं। जो बीओडी का फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके द्वारा हम जल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसका पता लगाते हैं। और जो बीओडी है इसका क्या फुल फॉर्म है मैं आपको बता दी हूँ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है, टेट में भी पूछा गया है। और आपका जो जल की गहराई है, जल का जो समुद्र की जो जल की गहराई होती है वो सोनार से मापा जाता है। और आपका जो जल को H2O बोलते हैं। और जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री होता है, और गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री होता है। और आपका शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। आपको बताना है कि वॉशिंग मशीन का जो है क्या सिद्धांत है। ऑप्शन ए अपकेंद्रण, ऑप्शन बी अपोहन, ऑप्शन सी उत्क्रमण परासरण, ऑप्शन डी विसरण। आपको यहाँ बताना है कि अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रमण परासरण, विसरण कौन से सिद्धांत पे वॉशिंग मशीन जो है कार्य करता है। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण से आपका जो वॉशिंग मशीन का जो है सिद्धांत वो कार्य करता है इसी पे, अपकेंद्रण पे। और आपका जो दूध से जो मक्खन होता है, मक्खन को जो निकालते हैं हम, तो उसमें भी अपकेंद्रण बल ही कार्य करता है। और यह बल जो है केंद्र से बाहर की ओर चलती है ये बल। और आपका जो ऑप्शन बी है अपोहन, अपोहन जो है, अपोहन रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है। और आपका जो ऑप्शन सी है उत्क्रमण परासरण, इसके द्वारा जो होता है जल की शोधन की एक ये तकनीकी है जो पीने के पानी में आयनों को, अवांछित गुणों और बड़े कणों को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उत्क्रमण परासरण का। और आपका जो विसरण है ऑप्शन डी, विसरण का जो है पदार्थों के अणुओं के परस्पर मिल जाने को विसरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। आपको बताना है कि जो इंद्रधनुष है उसके मध्य में कौन सा रंग दिखाई देता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए नीला रंग, ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला रंग। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग दिखाई देता है। जो इंद्रधनुष है उसके मध्य में आपका, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हरा।
हरा रंग जो है इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। इंद्रधनुष जो है बारिश के मौसम में दिखाई देता है। और आपका जो इंद्रधनुष है, जो ऑप्शन ए जो नीला है, नीला जो बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग इंद्रधनुष के एक सिरे पे दिखाई देता है, और जो दूसरे सिरे पे होता है वो आपका लाल रंग दिखाई देता है। पहले सिरे पे लाल रंग दिखाई देता है, और बीच में आपका हरा रंग दिखाई देता है, और जो अंतिम सिरे पर आपका बैंगनी रंग दिखाई देता है। इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होते हैं आपका। और ये जो जब सफ़ेद रंग की जो रोशनी पर पानी की जो बूंदों से टकराती है तो आपका जो रिफ्लेक्शन करती है उसी में ये जो है रंग दिखाई देता है। और ये रंग जो है सफ़ेद रंग और रोशनी की तरफ वो विभाजित कर देता है आपका। इसमें 7 रंग होते हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला रंग, जामुनी रंग, बैंगनी रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आपको यहाँ बताना है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आर्गन के साथ सोडियम वेपर, ऑप्शन बी नियान के साथ सोडियम वेपर, ऑप्शन सी आर्गन के साथ मर्क्यूरिक वेपर, ऑप्शन डी नियान के साथ मर्क्यूरिक वेपर। आपको बताना है कि इसमें ट्यूबलाइट जो होती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। आपका इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्गन गैस के साथ मर्क्यूरिक जो होता है जलवाष्प के रूप में भरा जाता है। और जो आर्गन जो है ये हमारा अक्रिय गैस होता है, और जो अक्रिय गैस होता है, अक्रिय गैस कई होते हैं, जैसे हीलियम हुआ, नियान हुआ, आर्गन हुआ, क्रेप्टॉन हुआ, जियान हुआ, रेडान हुआ। ये सारे गैस जो हैं अक्रिय गैस होते हैं। और सबसे जो हल्का अक्रिय गैस होता है वो हाइड्रोजन होता है। और जो आपका खाद्य जो पदार्थ होते हैं उसमें आपके जैसे चिप्स हुए, कुरकुरे हुए, उसमें भी गैस भरे जाते हैं। उसमें आपका नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस जो होता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है, और सबसे हल्का होता है, जिससे खाद्य पदार्थ जो होता है वो लंबे समय तक टिकाऊ होता है, ख़राब नहीं होता है। और आपका जो है कुरकुरे या चिप्स हुआ उसमें नमी नहीं आने देता है, वो कुरकुरा ही रहता है, इसलिए उसमें भरे जाते हैं। और एक आपका गैस होता है मीथेन गैस। मीथेन गैस जो है CH4, ये आपका दलदली भूमि हुआ, धान की खेत से निकलती है, आर्द्र भूमि से निकलती है, सूखा कुआं से भी मीथेन गैस निकलता है। और जो गाय भैंस होते हैं, जो पशुएं होते हैं, वो जुगाली करते हैं, उससे भी ये गैस निकलती है, मीथेन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विटामिन डी का स्रोत है। आपको बताना है यहाँ पे कि विटामिन जो डी है उसका स्रोत क्या है। यहाँ ऑप्शन आपका 4 है। ऑप्शन ए नींबू, ऑप्शन बी सूर्य की किरणें, और ऑप्शन सी संतरा, ऑप्शन डी काजू। आपको बताना है यहाँ कि विटामिन डी का जो स्रोत है वो क्या है। चलिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है सूर्य की किरण, इससे हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। और एक आपका विटामिन डी दूध से भी प्राप्त होता है, विटामिन डी। और विटामिन डी जो है हमारे शरीर में जो त्वचा होता है वो संश्लेषित करता है, उसको संश्लेषण करता है, त्वचा में होती है विटामिन डी का। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, और सूखा रोग जिसको हो जाता है उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और आपका जो ऑप्शन ए है नींबू, नींबू जो है इसमें विटामिन सी पाया जाता है, और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और जो आपका विटामिन सी है वो खट्टे फल में, रसीले जो खट्टे और रसेदार फल होते हैं उसमें पाया जाता है, जैसे आपका आंवला हुआ, नींबू हुआ, संतरा हुआ, कीवी हुआ, अनानास हुआ, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। और आपका विटामिन सी कच्चे दूध में भी पाया जाता है, और विटामिन सी की कमी से आप
को स्कर्वी रोग होता है। और जो स्कर्वी रोग होता है उसका जो लक्षण है आपका मसूड़ों में खून आने लगता है उससे। और आपका जो ऑप्शन सी है संतरा, इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। और जो डी है काजू, मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि काजू कहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है काजू का, और काजू में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। काजू जो है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादक जो है उत्पादक वार जहाँ होता है वो केरल राज्य है। भारत का जो केरल राज्य है यहाँ पे सबसे ज़्यादा काजू होता है। और काजू में आपका विटामिन B6 तथा विटामिन K पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है। आपको बताना है कि कहवा का क्षेत्र है जो उसकी खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। आपका यहाँ ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। आपको बताना है। आपका जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक में जो है नंबर 1 पे जो है कर्नाटक है। यहाँ पे आपका जो है कहवा की खेती सर्वाधिक पाया जाता है। और आपका जो कर्नाटक है यहाँ पे एक आंदोलन चलाया गया था, अपिक्को आंदोलन। और इस अपिक्को आंदोलन को पांडुरंग हेगड़े ने चलाया था। और आपका जो सेकंड नंबर पे कहवा का उत्पादन है वो केरल राज्य में होता है। केरल राज्य में कहवा जो है दूसरे नंबर पे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और यहाँ पे शांत घाटी आंदोलन चलाया गया था। ये आंदोलन कुंतीपुंज नदी पर बांध के विरोध में चलाया गया था। और आपका जो ऑप्शन तमिलनाडु है यहाँ पे आपका खेती जो है प्रमुख रूप से चावल, गन्ना, अनाज और हल्दी का खेती ज़्यादा होता है। और आपका तमिलनाडु में और भी खेती की जाती है। आपका जैसे धान हुआ, बाजरा हुआ, और उसके बाद आपका गन्ना हुआ, कपास हुआ, सूरजमुखी हुआ, नारियल हुआ, काजू हुआ, मिर्च हुआ आदि। ये सब जो हैं व्यावसायिक फसलें हैं। ये भी तमिलनाडु में उत्पादन होता है इसका भी। और आपका जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा खेती होती है, चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है यहाँ पे। और उसके बाद आपका कुछ और भी फसलें होती हैं जैसे मक्का हुआ, ज्वार हुआ, कपास, गन्ना हुआ आपका, और मूंगफली का भी सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कहाँ पर आकलवुड जीवाश्म पार्क स्थित है। आपको बताना है कि आकलवुड जो है जीवाश्म पार्क कहाँ पे स्थित है। आपका यहाँ ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। आपको इसमें बताना है आकलवुड जो जीवाश्म पार्क है वो कहाँ पे स्थित है। आपका जो इसमें राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान में आपका आकलवुड जीवाश्म पार्क है और वो भी राजस्थान के जैसलमेर में है। और जो ये जैसलमेर है वो राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है। और राजस्थान का जो सबसे छोटा ज़िला है वो धौलपुर है। और राजस्थान का जो सबसे ठंडा ज़िला है वो माउंट आबू है। और राजस्थान का जो है सबसे गर्म ज़िला चुरू ज़िला है। और आपका राजस्थान में जो है अरावली पर्वत है जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है गुरु शिखर है। गुरु शिखर पे ही माउंट आबू है। माउंट आबू ये जैन मंदिर है। और आपका जो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ भी बहती हैं जैसे माही नदी, बनास नदी, चंबल नदी यहाँ पे बहती हैं। जो चंबल नदी है यहाँ की 12 नदियों में से एक है। और आपका यहाँ पे उदय सागर झील है, नक्की झील है। नक्की झील जो है गहरी झील है। और आपका जो
सांभर झील है, ये खारे पानी का झील है जो राजस्थान में पाया जाता है। ये सारे जो हैं राजस्थान में का विशेषता है। यहाँ पे राजस्थान में ये सब है, जैसे जो गर्म यहाँ का ज़िला हुआ, आपका ठंडा ज़िला हुआ, और जो आपका ऑप्शन ए है लद्दाख, यहाँ पे आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। और जो लद्दाख की राजधानी है वो लेह है। और आपका जो श्रीनगर से लेह को जो जोजिला दर्रा जोड़ता है। और आपका जो लद्दाख है इसे हम दर्रों की भूमि भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं। आपका लद्दाख का जो है सबसे ऊंचा दर्रा खारदुंगला दर्रा है। और जो ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में सनसेट पीक है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी, चिनाब नदी, ये सारी जो नदियां हैं। और उसके बाद आपका रावी नदी भी जम्मू कश्मीर में बहती है। आपका यहाँ का जो प्रमुख झील है मानसबल झील है, डल झील है, और बूलर झील है, आपका नगेन झील है। ये सारी जो झील हैं जम्मू कश्मीर है। और जो आपका डल झील है ये आपका मीठे पानी की झील है। और यहाँ का जो है अनंतनाग ज़िला है, इसे पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है। और आपका जो है जम्मू कश्मीर में कुछ दर्रे भी है, जैसे जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, ये सारे दर्रे अरुणाचल प्रदेश में हैं, और जम्मू कश्मीर में हैं। और आपका जो ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपका जो कुछ नदियाँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक आपका जो नामचा बरवा है, नामचा बरवा जो है इसी से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से आके ब्रह्मपुत्र नदी आपका नामचा बरवा से ही भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और इसका नाम जो है दिहांग नाम से ये जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में सुबनश्री, सियांग नदी और लोहित नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। आपको बताना है कि भारत का जो है राष्ट्रीय जो है विरासत पशु किसे घोषित किया गया है। आपका यहाँ ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए गंगेटिक डॉल्फिन, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी गाय। आपको बताना है कि इसमें राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है। आपका जो बाघ है यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ये राष्ट्रीय पशु है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु किसे घोषित किया गया है। आपका जो इसका राइट आंसर है वो है हाथी। हाथी को जो है विरासत पशु घोषित किया गया है। आपको 2010 में इसे घोषित किया गया था भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को। और आपका हाथी दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। आपको गंगेटिक जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन के बारे में तो मैं बहुत बता चुकी हूँ, आपका पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। जो डॉल्फिन है ये जलीय जीव है, इसे जलीय जीव घोषित किया गया था और ये गंगा नदी में पाई जाती है। जो डॉल्फिन मैन है वो श्री राजेंद्र सिंह हैं। और आपका डॉल्फिन जो है उसको जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। और जो डॉल्फिन जो है अनुसंधान केंद्र बिहार पटना में है। और आपका डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो यहाँ ऑप्शन डी है गाय, गाय जो है आप लोग को मैं बता देती हूँ, वेदों में इसे अघन्या माना गया है। ऋग्वेद में इसे गाय को अघन्या बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आपको बताना है इसमें असत्य कथन को पहचानिए। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 3 ऑप्शन आपके जो हैं राइट है और एक आंसर जो है आपका रॉन्ग है। और उसे आपको बताना है कि इसमें से आपका जो असत्य कथन है कौन सा है। आपका जो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र ने की थी। आपका जो ऑप्शन बी है राष्ट्रीय गीत को पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। और आपका जो ऑप्शन सी है राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। या जो ऑप्शन डी है राष्ट्रीय गान को पहली बार 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गाया गया था।
आपको 4 ऑप्शन है, यहाँ आपको बताना है कि जो इसमें है असत्य कौन सा है। चलिए, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। आपको बताना था इसमें असत्य आंसर आपको पहचानना था। और जो आपका राइट आंसर है वो है राष्ट्रीय गान को पहली बार 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गाया गया था। जो ये असत्य है, ये जो है 1916 में नहीं गाया गया था। ये जो राष्ट्रीय गान है आपका 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यहाँ पे गलत है, जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बताया गया है। राष्ट्रीय गान को आपको 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान में जो है 5 छंद हैं, और जो राष्ट्रीय गान है इसे जो राष्ट्रीय गान है इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, और इसे बंगाली भाषा में लिखा गया था। जो आपका राष्ट्रीय गान है इसको 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था, और राष्ट्रीय गान को हम 52 सेकंड में गाते हैं। और आपका जो ये तीनों आंसर है ए और बी और सी, ये तीनों आपका जो है सही है। राष्ट्रीय गीत को वंदे मातरम की रचना जो है बंकिम चंद्र ने की थी, और आपका जो यहाँ पे राष्ट्रीय गीत को जो पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था, ये भी राइट है आपका। और राष्ट्रीय गान की रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ये भी सही है आपका। और राष्ट्रीय गीत जो है ये आनंद मठ से लिया गया है, और ये संस्कृत में लिखा गया था, बाद में इसका हिंदी किया गया था। और इसका जो गायन का समय है आपका राष्ट्रीय गीत का वो 65 सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। असत्य कथन को पहचानिए। आपको इसमें भी बताना है असत्य कथन कौन सा है। आपका ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय ध्वज को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन बी, तिरंगे की रूपरेखा पिंगली वेंकैया ने तैयार की। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में नीले रंग का अशोक चक्र है। आपको बताना है कि इसमें जो है 4 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको असत्य कथन छांटना है, और जो आपका 3 कथन है वो सही है। चलिए, आपका जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। राष्ट्रीय ध्वज को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये जो ऑप्शन आपका है असत्य है। जो आपका राष्ट्रीय गान था उसे 24 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और आपका जो ऑप्शन बी है, तिरंगे की रूपरेखा पिंगली वेंकैया ने तैयार किया गया था, ये सही है। और आपका जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता है ये आपका 2002 का है, और जो राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में नीले रंग का अशोक चक्र है ये भी सही है आपका। और इस जो चक्र में 24 तीलियां पाई जाती हैं, और जो अशोक चक्र इसमें जो बनाया गया था वो सम्राट अशोक की ही देन है। और आपको यहाँ पे ध्वज में जो है आपका 3 रंग होता है। केसरिया सबसे ऊपर होता है, सफ़ेद बीच में होता है, और हरा जो है सबसे नीचे होता है। और नीले रंग का जो चक्र होता है अशोक चक्र, वो आपका सफ़ेद रंग के बीच में होता है। और जो आपका केसरिया रंग होता है वो ताकत और साहस को दर्शाता है। और आपका जो सफ़ेद रंग होता है वो शांति और सत्य को दर्शाता है। और आपका जो हरा रंग होता है वह शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। चलिए, आपका यहाँ 10वां क्वेश्चन था, वो लास्ट क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के पास जो भी आप लोग के पास स्टडी ग्रुप हो आपके पास, जैसे इंस्टा ग्रुप हुआ आपका, फेस ग्रुप हुआ आपका, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, इसमें आप लोग शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।